बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक केंद्रक की संरचना, उसके भाग व कार्य का अध्ययन करना है। आज हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक होता है, जो हमारी कोशिका में होने वाले जितने भी कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हमारी कोशिका का नियंत्रण केंद्रक ही होता है। कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक भी उपस्थित हो सकते हैं। केंद्रक की संरचना किस प्रकार से होती है? केंद्रक की संरचना में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। पहली बात तो ये होती है कि केंद्रक की संरचना में ये दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है हमको। ये दोहरी झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। तो दो झिल्लियाँ उपस्थित होती है केंद्रक के अंदर। केंद्रक की जो झिल्ली होती है उसमें बाहर की ओर ये नलिका नुमा संरचना पाई जाती है। इस नलिका नुमा संरचना के ऊपर छोटे छोटे दाने नुमा संरचना उपस्थित है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और ये दाने युक्त जो संरचना होती है ये हमारी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का निर्माण करती है। केंद्रक की जो झिल्ली होती है उन झिल्लियों के मध्य में कुछ अवकाश पाया जाता है। यह अवकाश केंद्रक छिद्र कहलाता है। इस अवकाश को केंद्रक छिद्र कहा जाता है। ये कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये कार्य ये केंद्रक छिद्र जो होता है उसके द्वारा संपन्न होता है। केंद्रक में जितना भी पदार्थ भरा होता है इस पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। ये केंद्रक द्रव्य है। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रक में केंद्रिका उपस्थित होती है। इस केंद्रिका को न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जो कि राइबोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। केंद्रक में अनेक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। ये धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन जाल बनाती है और ये क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इन्हीं क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। केंद्रक के बाहर की ओर अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, जो आवागमन में सहायता प्रदान करती है। केंद्रक की और विस्तृत जानकारी करते हैं। केंद्रक की खोज किसने करी उसके बारे में देखते हैं हम। केंद्रक कोशिका की आनुवंशिक सूचनाएं होती है उनको ले जाने का काम करता है। तो कोशिका की आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए के रूप में पाई जाती हैं और इसे कोशिका का निर्देशक भी कहा जाता है। और ये डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ले जाने का कार्य करते हैं और केंद्रक भी इसी में सहायता प्रदान करता है। केंद्रक की सबसे पहले खोज किसने करी थी? केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड की जड़ों की कोशिकाओं में देखा और उसको न्यूक्लियस नाम दिया था। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है और फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया था। जो हमने जाल पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो क्रोमेटिन जाल नाम फ्लेमिंग ने दिया था। केंद्रक का रासायनिक संगठन किस प्रकार से होता है? केंद्रक में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती है? केंद्रक में डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, आरएनए, लिपिड, मिनरल्स ये सभी उपस्थित होते हैं। डीएनए जो होता है वो 9 से 12% होता है। प्रोटीन की बात करें तो वो 15% होता है और एंजाइम जो उपस्थित होते हैं वो लगभग 65% होते हैं। केंद्रक में 5% आरएनए उपस्थित होता है और अगर इसमें हम लिपिड की बात करें तो वो 3% होता है। अगर हम खनिज लवणों की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ये सभी खनिज उसमें उपस्थित होते हैं। फॉस्फोरस जो होता है वो आरएनए और डीएनए दोनों में उपस्थित होता है।
केंद्रक झिल्ली, दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक झिल्ली, उसके बारे में देखते हैं। इसे कैरियोथिका भी कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के अंत में टीलोफेज प्रावस्था में ईआर द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रक झिल्ली जो हमने दोहरी केंद्रक झिल्ली देखी थी, यह किसके द्वारा बनती? ईआर द्वारा। ईआर का मतलब होता है अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होता है। अन्य कोशिकांगों की झिल्ली की तरह केंद्रक झिल्ली भी फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से बनी होती है। केंद्रक में जो झिल्ली पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जो छोटे अध्रुवीय अणुओं के लिए पारगम्य लेकिन अन्य अणुओं के विसरण में असमर्थ होती है। केंद्रक झिल्ली केवल छोटे छोटे अणुओं को ही जाने देती है। केंद्रक झिल्ली की मोटाई लगभग 70 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। केंद्रक की जो 2 झिल्लियाँ होती है, जैसे ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है, इन दोनों झिल्लियों के मध्य में अवकाश पाया जाता है। इस खाली स्थान को परिकेंद्रकीय अवकाश या पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। केंद्रक छिद्र, अभी हमने देखा था केंद्रक की संरचना में कि ये केंद्रक की दोहरी झिल्ली होती है और इन 2 झिल्लियों के मध्य में एक खाली अवकाश पाया जाता है। जो ये खाली अवकाश उपस्थित है इसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, परिकेंद्रकीय अवकाश होता है। केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं। न्यूक्लियोपोरिन द्वारा 9 नैनोमीटर आकार वाले केंद्रक छिद्र का गठन किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसका व्यास लगभग 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है और अष्टकोणीय संरचना होती है। सघन वलय पाया जाता है इसे और इसे एनुलस कहा जाता है। केंद्रक छिद्र जो होता है, ये जो केंद्रक छिद्र था इसको एनुलस भी कहा जाता है। एनुलस केंद्रक छिद्र के साथ मिलकर रंध्र जटिल बनाता है, जो कि पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं? केंद्रक सीप, केरोलिम्फ, कैरियोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। ये समरूप अर्ध तरल कणिकीय कोलाइडी स्पष्ट जेली सदृश होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इंड्यूसर आरएनए, ये सभी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। इसके पश्चात क्रोमेटिन की बात करते हैं। केंद्रक में जाल उपस्थित होता है। ये जाल क्रोमेटिन जाल कहलाता है। यह केंद्रक में पाया जाता है, जो एक तंतुमय जटिल संरचना होती है। इसका नाम क्रोमेटिन क्यों रखा गया? क्योंकि एसिटोकार्मिन और हेमेटोजाइलिन जैसे कुछ अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होने की उसकी क्षमता के कारण इसे क्रोमेटिन नाम दिया गया है। अगर हम बात करें, ये जो क्रोमेटिन जाल केंद्रक में उपस्थित था, ये 2 प्रकार का होता है अभिरंजन के आधार पर, जिसमें पहला यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन होता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाने वाला जो क्रोमेटिन जाल है उसको अभिरंजित करेंगे। अभिरंजित करने का मतलब ये होता है कि एक विशेष प्रकार का रंग देना उनको। तो जब उन विशेष रंग से उनको रंगा जाएगा, अभिरंजित किया जाएगा, तो 2 तरह के भाग दिखाई देंगे। एक भाग जो होता है वो यूक्रोमेटिन होता है और दूसरा भाग हेट्रोक्रोमेटिन होता है। इसका मतलब कुछ भाग जो होता है वो अधिक अभिरंजित हो जाता है और कुछ भाग जो होता है वो हल्का अभिरंजित हो जाता है। उसी के आधार पर 2 भाग बांटे गए हैं यहाँ पर, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। पहला भाग जो यूक्रोमेटिन देखते हैं, यह आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है और हल्का अभिरंजित होता है। इसमें स्टोन प्रोटीन कम पाया जाता है, जिससे ये कम संघनित होता है। यह ट्रांसक्रिप्शन के समय सक्रिय होता है और प्रतिकृति और जीन विनिमय इनके अंदर पाया जाता है। मतलब यूक्रोमेटिन जो क्रोमेटिन भाग होता है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जो गुणसूत्र होंगे उनके भागों का आदान प्रदान जो होता है, इस आदान प्रदान को हम जीन विनिमय कहते हैं। तो ये जो कार्य होता है वो यूक्रोमेटिन में होता है और आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है ये भाग जो होता है वो। उसके बाद में दूसरा भाग जो होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है और गहरा अभिरंजित होता है, गाढ़ा अभिरंजित होगा, क्योंकि ये अत्यधिक संघनित होता है, क्योंकि मोटा भाग होता है ये। देर से प्रतिकृत होता है
उच्च घनत्व होता है, कम जीन विनिमय दर्शाता है, अधिक स्टोन और कम अम्लीय प्रोटीन होता है इसके अंदर। अगर हम इनको देखना चाहें कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन भाग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो अभी हमने जो संरचना पढ़ी है केंद्रक की, इस केंद्रक की संरचना में देखते हैं हम कि ये जो क्रोमेटिन भाग है, ये क्रोमेटिन, ये धागे जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन धागों को अगर हमने विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगा, अभिरंजित किया, तो इसमें से कुछ धागे तो ऐसे होंगे जो गहरे अभिरंजित होंगे, तो वो भाग जो होगा वो हेटेरोक्रोमेटिन होगा, और कुछ भाग जो होंगे वो बिल्कुल हल्के अभिरंजित होंगे, तो उन भाग को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। ये यूक्रोमेटिन वाला भाग जो होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण में यूक्रोमेटिन भाग जो होता है वो ज़्यादा सहायक होता है। और ये जो गहरा अभिरंजित भाग होगा, जो कि मोटा भाग होता है और गहरा अभिरंजित होता है, ये आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होता है, मतलब लक्षणों के संचरण के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के अंदर ये इतना सहायक नहीं होता है। तो इस तरह से ये दोनों होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं, ये भाग होते हैं इसके अंदर, और इनके इस तरह से कार्य होते हैं क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं केंद्रिका की संरचना। केंद्रक में एक केंद्रिका पाई जाती है और इसका नाम फोंटाना के द्वारा दिया गया था। केंद्रिका नाम जो है वो फोंटाना के द्वारा दिया गया था, खोज फोंटाना ने करी थी इसकी। यह गोल नग्न संरचना होती है और यह क्रोमेटिन से जुड़ा होता है, और जो संरचना पाई जाती है उसके ऊपर NOR कहा जाता है। जिस जगह पर, जिस बिंदु पर केंद्रिका क्रोमेटिन से जुड़ी होती है उस जगह को न्यूक्लियोलर संगठित क्षेत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है, NOR स्थान कहा जाता है, जो कि गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण रूप से सक्रिय कोशिकाओं में बड़े केंद्रिका होते हैं। केंद्रिका के भाग कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम केंद्रिका की संरचना देखते हैं, केंद्रिका की संरचना किस तरह से होती है, तो केंद्रिका की संरचना में कुछ तो रेशेदार भाग पाए जाते हैं और कुछ कणिकामय भाग पाए जाते हैं। अगर हम केंद्रिका की संरचना को देखें तो केंद्रिका की संरचना जो होती है उसके अंदर कुछ तो रेशेदार भाग होते हैं कि इस तरह से लंबे लंबे रेशेदार भाग होते हैं, इस तरह से रेशेदार भाग होंगे, और कुछ जो होंगे इनके अंदर ये इस तरह से कणिकाएँ पाई जाती है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ तो धागे बनेंगे और कुछ जो होंगे वो इस तरह से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे दानेदार भाग होते हैं और कुछ जो भाग होते हैं वो इस तरह से धागे उपस्थित होंगे। तो रेशेदार भाग और कणिकामय भाग, दो तरह से भाग केंद्रिका में उपस्थित होते हैं। अगर हम रेशेदार भाग की बात करें तो तंतुओं का बना होता है, केंद्रीय भाग होता है और मुख्य रूप से DNA और प्रोटीन से बना होता है। अगर हम कणिका वाले भाग की बात करें तो कणिका वाला भाग जो होता है वो RNA और प्रोटीन का बना होता है, और कणिकीय भाग जो होता है वो परिपक्व राइबोसोम का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसके बना राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। मैट्रिक्स, केंद्रिका में जितना भी पदार्थ पाया जाता है उस पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें तंतु और कण दोनों पाए जाते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन का संश्लेषण केंद्रिका में होती है। मतलब केंद्रिका जो कार्य क्या होता है, केंद्रिका का कार्य जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करना होता है, राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। इसके पश्चात क्रोमेटिन भाग के बारे में बताया गया है। केंद्रिका में दो प्रकार के क्रोमेटिन भाग होते हैं, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन और पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है। केंद्रिका के कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करना पहला कार्य, दूसरा कार्य जो है वो राइबोसोमल RNA का संश्लेषण करना, यानी कि RNA को बनाना, RNA को बनाना। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ये कार्य भी केंद्रिका करता है। केंद्रिका को राइबोसोम का कारखाना, राइबोसोमल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि केंद्रिका जो होती है वो राइबोसोम का निर्माण कर रही है, इसलिए केंद्रिका को राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये केंद्रिका का कार्य होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। अगर हम एक बार इसका केंद्रिका का वापस संरचना देखें तो ये जो संरचना बनाई गई है, जो कणिका में संरचना है, ये केंद्रिका होती है, और इसी केंद्रिका के अंदर
दो तरह के रेशेदार और कणिका में पदार्थ जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और ये केंद्रिका जो होती है वो राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती है। तो इस प्रकार की सभी संरचनाएं जो होती है वो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। केंद्रक में निम्न प्रकार की संरचना उपस्थित होती है और उसका कार्य जो होता है वो नियंत्रण करना होता है।